Good morning. Good morning, all of you. Welcome to my class. Today we will deal with hexose monophosphate shunt, or known as HMP shunt. It is also known as pentose phosphate shunt. Why these names? We will go through it. Hexose monophosphate shunt. It is an alternative cycle parallel to glycolysis. ग्लाइकोलिसिस के साथ साथ ये भी साइकिल चलती है, देयरफॉर इट इज नोन एज शंट. शंट में मतलब एक दूसरे तरफ से भी एक ही जगह से एक दूसरी लाइन निकलती है जो कि दूसरे रिएक्शंस कहते हैं. तो इट इज आल्सो नोन एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पीपीपी और एचएमपी शंट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट. हेक्सोज बिकॉज ये स्टार्टिंग होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से विच इज एन हेक्सोज सुगर. फॉर्मेशन ऑफ मोनोफॉस्फेट होता है. और शंट बिकॉज इट इज एन पैरेलल लाइन इन पैरेलल टू ग्लाइकोलिसिस. उसके साथ साथ ये भी एक दूसरी लाइन में चलता है. तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट? It is to understand the function of pentose phosphate pathway is the production of NADPH. Main purpose of this PPP or HMP shunt is to the production of NADPH. NADPH is used in many ways. बहुत जगह पे इसकी जरूरत होती है, जो इसके इसलिए इसका प्रोडक्शन इस पाथवे के थ्रू होता है. एंड और इसके साथ साथ एक NADPH का भी प्रोडक्शन होता है और एक राइबोज सुगर का भी प्रोडक्शन होता है, विच इज द प्रिकर्सर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस. न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पाथवे पैरेलली बहुत इंपॉर्टेंट चलता है. टू एग्जामिन एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ NADPH. ये NADPH इतना जरूरत है शरीर में कि उसके लिए एक अलग से उसके प्रोडक्शन के लिए पाथवे चल रहा है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स अगेंस्ट हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन. ये फ्री रेडिकल्स को चेंज करता है. इट इज टू रिलेट डिफेक्ट ऑफ पेंटोज पाथवे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. अगर कुछ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में कुछ अगर डिफेक्ट होता है तो क्या डिजीज कंडीशन होता है. और पेंटोज फॉस्फेट इज एन ऑल्टरनेट रूट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. जैसे मेन रूट है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का क्या, ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल, वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड में होता है. तो ये एक दूसरे रूट से जाकर ऑक्सीडेशन करता है जिसमें ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व नहीं होते हैं. Sorry. The hexose monophosphate shunt is also known as pentose phosphate pathway because it is a unique pathway that produce essentials in the body for many reasons. बहुत सारे reason की वजह से ये essential को produce करता है. And what are the essentials? There are NADPH and ribose sugar. The HMP shunt is an alternative pathway. मैं बार बार कह रही हूँ कि it is an alternative pathway to glycolysis and it is used to produce ribose 5-phosphate and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. The full form of NADPH, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Why it is called shunt? It is called the pentose phosphate shunt because the pathway allows for carbon atom from glucose 6 phosphate to take a brief tour. You can remember in glycolysis भी glucose 6 phosphate बनता था. तो वहां से वो glucose 6 phosphate directly glycose 6 में नहीं जाके थोड़ा डीरूट हो जाता है, डिटूर हो जाता है. इसीलिए हम लोग जैसे कि ट्रेन में बोलते हैं ना कि शंट में लग गया है, तो लाइक दिस कि जब उसे लूप लाइन में ले जाया जाता है तो दैट इज अ शंट. तो यहाँ पर भी ग्लाइकोलिसिस से हटा के उसे एक लूप साइकिल में ले जाया जा रहा है, देयरफॉर इट इज नोन एज शंट, पेंटोज फॉस्फेट शंट, because the pathway allows the carbon atom from glucose 6 phosphate to take a brief detour before they enter into the glycolysis. Now what are the two main functions as we have discussed earlier? Number one is the great importance, that is the generation of NADPH, mainly used for the reductive synthesis. It is the very important one, reductive synthesis of fatty acids
स्टेरॉइड्स, एमिनो एसिड्स वाया ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ये सभी रिएक्शन में NADPH की जरूरत पड़ती है रिडक्शन के लिए। तो ये इसीलिए यहाँ पे इसका जनरेशन होता है ताकि जहाँ पे भी इसकी जरूरत हो वो इसे यूज कर सके। एंड प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूस्ड glutathione in erythrocytes and other cells. It is also active in liver, adipose tissue, adrenal cortex, thyroid, erythrocyte, that is RBCs, testes, and lactating mammary gland. And next main function is the production of ribose, that is directly linked to the formation of nucleotides and nucleic acid synthesis. Here you can see in the figure, that is the main, what is glucose. When glucose is stored in the form of glycogen, it stored in the form of starch and sucrose. Glycogen में change होगा अगर glycogenesis के through, और pyruvate में in glycolysis it is oxidized to pyruvate, और ये HMP shunt, it is oxidation via pentose phosphate pathway, it is changed into the ribose 5-phosphate and the production of NADPH. Now, pentose pathway is capable of direct glucose oxidation of CO2 without involving the TCA cycle and electron transport chain. Oxidation requires dehydrogenase. Dehydrogenase requires cofactor, and in the pentose pathways, as cofactors are NADP except reducing equivalents, and NADPH is produced. NADPH has many functions. It is a very important. It source the reducing equivalent. अभी बार है fatty acid synthesis में, steroid synthesis में काम करता है. It acts on antioxidant. It also acts as a antioxidant because it kill the free radicals. इन पेंटोज सुगर ऑल्सो प्रोड्यूस, आगे जाकर ये राइबोज, मैंने बार बोल रही हूँ, राइबोज 5-फॉस्फेट यूज करता है जो कि प्रिकर्सर है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस का और अदर मोनोसेक्राइड्स का. नाउ मेंशन्ड एज ATP जनरेशन, इंडीड the energy production because of NADPH cannot be oxidized in electron transport system or chain. तो इसमें क्या हुआ, आपको मेन इसका 2 फंक्शन हुआ. मेन हो गया NADPH का प्रोडक्शन और दूसरा हो गया राइबोज 5-फॉस्फेट का प्रोडक्शन. और रेसिप्रोकल इसमें वी विल सी फर्दर जब जाएंगे तो इसमें बहुत सारे 6 कार्बन से 5 कार्बन, 7 कार्बन, 4 कार्बन, ये सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो कार्बन मॉलिक्यूल इंटरचेंज होते रहते हैं. वी कैन सी इन फर्दर. तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द ग्लाइकोप्रोटीन synthesis. The pentose pathway is localized in the cytosol, predominant in hepatocyte or liver cells, adipocyte, that is muscle cells, testicle cells, adrenal cortex cells, erythrocyte, RBC, अभी मैंने अभी बात कही थी, lactating mammary gland. और एंजाइम्स अभी जो वो मिलते हैं बीच में, मेनली यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज, कीटोलेज, एल्डोलेज और आइसोमेरेज, एपिमेरेज, ये सारे एंजाइम यहाँ पे आपको काम करेंगे. वी विल सी इन फर्दर. द पेंटोज पाथवे को 2 फेज में बांटा जाता है, ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज. ये अभी आपको समझ में आएगा. ये बात हमने कही थी कि इट इज कंसर्न्ड विद, ये आपको मैं बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि ध्यान रहे, इट इज ओनली कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ NADPH एंड पेंटोज, and about 10% of glucose entering in this pathway per day. और 30% of the liver and RBC metabolize about 30% of glucose by this pathway. And जैसे ग्लाइकोलिसिस के थ्रू भी मेटाबॉलिक होता है, लेकिन 30% जो है कि ये पाथवे के थ्रू मेटाबॉलिज्म हो रहा है और 10% ग्लूकोज एंटर करता है पर डे. मैंने कह ही दिया, इट इज लोकेटेड इन साइटोसोल. ये सारे टिश्यूज मैंने बता दिए, एरिथ्रोसाइट, लैक्टेटिंग मेमोरी, most of these tissue are involved in the biosynthesis of fatty acids and steroids. So now we will come to the 2 phases, oxidative phase and non-oxidative phase. Step 1, glucose 6-phosphate. Remember the glucose 6-phosphate coming from the
ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, वही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, यहाँ पे एक NADP यूज होता है और NADP डिपेंडेंट ग्लूकोज 6 5 ये जो एंजाइम है वो क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, G से फॉर ग्लूकोज, 6 फॉस्फेट 6P और D से डिहाइड्रोजिनेज, दिस इज द नेम ऑफ द एंजाइम catalyzing this reaction. तो नंबर 1 स्टेप में क्या हुआ और क्या बनाता है, it forms 6 phosphogluconolactone. The name are big and tough. Now in first step glucose 6 phosphate is oxidized by, and the name of the enzyme is glucose 6 phosphate dehydrogenase. A dehydrogenation reaction is occurring, मतलब कि यहाँ पे एक NADP यूज होगा और NADPH में चेंज होगा, एंड व्हाट इज इट इज फॉर्मिंग, इट इज फॉर्मिंग 6 phosphogluconolactone, और here NADP is formed in this reaction and this rate is limiting. ये वन साइडेड रिएक्शन है सब, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है. नाउ स्टेप 2, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है 6 phosphogluconolactone, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा. अभी हम लोग जब इसके फिगर पे देखेंगे तब समझ में आ जाएगी. नाउ फर्स्ट आई एम डीलिंग द स्टेप्स. नाउ 6 phosphogluconolactone is hydrolyzed by gluconolactone hydrolase because it is hydrolyzing, one water molecule is using here, एक वाटर मॉलिक्यूल का यूज हो रहा है, therefore the enzyme hydrolase, और किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, सॉरी ग्लूकोनोलैक्टोन का, therefore the enzyme name is gluconolactone hydrolase. और अब ये क्या बना रहा है, 6 phosphogluconolactone से क्या बन रहा है, 6 phosphogluconate. It is a very important enzyme, not enzyme, very important molecule. Now step 3, again one NADP is again used here. This is again a dehydrogenation reaction. The next reaction involves the synthesis of NADPH. फिर NADPH बनेगा एक NADP के यूज में, and is catalyzed by, और एंजाइम का क्या नाम है, 6 phosphogluconate dehydrogenase. किसका डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, 6 phosphogluconate का, therefore the name of the enzyme 6 phosphogluconate dehydrogenase to produce, अब क्या बन रहा है, 3 keto 6 phosphogluconate, which then undergoes decarboxylation to give 5 ribulose 5 phosphate. This is the important. यहाँ पे बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज भी है जो कि अनस्टेबल है. जब इसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो पहले 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है, जो कि उसमें से फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड इलिमिनेट हो जाता है और बनता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट. तो यहाँ जहां राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनने तक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव फेज है. तो स्टेप 3 तक ऑक्सीडेटिव फेज है. जैसे ही राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन गया, ऑक्सीडेटिव फेज यहीं तक है, टिल द फॉर्मेशन ऑफ राइबोलोज 5 phosphate. Now we will come to fourth phase, that is non-oxidative phase. अब हमारे पास क्या है, राइबोलोज 5 phosphate है, is then isomerized to, दो चीज बनेंगे, एक का आइसोमेराइजेशन होगा और एक एपीमेराइजेशन होगा. आइसोमेराइजेशन, यू नो, आइसोमेराइज में जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है, तो अगर आइसोमेराइज्ड होगा तो क्या बनाएगा, ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन होगा, तो इसमें एंजाइम होगा आइसोमेरेज, तो ये बनाएगा राइबोज 5 फॉस्फेट. या दो चीज बनता है, या अब ये इंटरकन्वर्सिबल रिएक्शन है, अब सब एक दूसरे से रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज. और एपीमेराइज्ड होगा, एपीमेराइज्ड मतलब स्ट्रक्चर सेम रहता है बट दे आर मिरर इमेज. मान लो एक में OH राइट में है तो दूसरे में लेफ्ट होगा, DNF हम लोग ने पहले पढ़ा था, दैट इज एपीमेराइजेशन. तो अगर राइबोलोज 5 फॉस्फेट का एपीमेराइजेशन होगा, देन इट विल फॉर्म xylulose 5 phosphate. Clear? If it is isomerized, which one? Ribulose 5 phosphate is isomerized, then it is formed ribose 5 phosphate
and in the enzyme will be isomerase because it is isomerizing, and if it is epimerized, अगर उसका epimerization हो रहा है तो enzyme का नाम होगा epimerase 2, और वो क्या बनाएगा, xylulose 5 phosphate. नाउ अब ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन, अब अगला जो रिएक्शन होगा ट्रांसकीटोलेज, कीटोलेज ट्रांसअल्डोलेज, यही दो रिएक्शन आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे. तो ट्रांसकीटोलेज इज अ थाइमीन पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट, ये थायरून, इसमें टीपीपी डिपेंडेंट एंजाइम है, उसके प्रेजेंस में ये होता है. इट ट्रांसफर द 2 कार्बन यूनिट ऑफ जाइलुलोज 5 फॉस्फेट टू राइबो, क्या करता है कि जाइलुलोज 5 में से 2 कार्बन को राइबोज 5 फॉस्फेट में ट्रांसफर कर देता है. तो क्या होता है, 5 राइबोज के पास 5 कार्बन थे और 2 ट्रांसफर हो गया तो 7 कार्बन बन जाएंगे. तो टू फॉर्म 7 कार्बन सुगर, दैट इज सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट. सीडोहेप्टुलोज, हेप्टू वर्ड इज फॉर 7 कार्बन, सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, एंड उसके पास खुद बच जाएंगे, पहले दोनों 5 कार्बन कंपाउंड थे, जाइलुलोज एंड फ्रुक्ट, ये राइबुलोज. जाइलुलोज और राइबोज दोनों 5 कार्बन कंपाउंड है. तो ये जो टीपीपी ट्रांसकीटोलेज क्या कर रहा है, 2 कार्बन को जाइलुलोज से 2 कार्बन को राइबोज में शिफ्ट कर दे रहा है. तो क्या फ्रुक्टोज में सिर्फ it transfer 2 कार्बन न्यूट्रॉन फ्रॉम जाइलुलोज फॉस्फेट टू राइबोज 5 फॉस्फेट. जाइलुलोज में से, जो कि खुद 5 कार्बन कंपाउंड है, इसमें से 2 कार्बन को किसमें शिफ्ट कर दे रहा है, राइबोज में. तो कितने हो गए, 5 और 2 7 हो जाएंगे टू फॉर्म अ कार्बन सुगर नोन एज सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट. और इसके पास 5 में से 2 कम हो गए तो 3 बचेंगे, एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. अगेन इट इज द, कहाँ पे ये मिलता है, ग्लाइकोलिसिस में ये आता है ना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. नाउ अभी हम लोग देखेंगे कि सब इंटरचेंजेबल है. नाउ स्टेप 6 इज ट्रांस अल्डोज रिएक्शन. अब वो ट्रांस अल्डोज रिएक्शन में क्या होगा, नाउ ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ 3 कार्बन. अब सीडोहेप्टुलोज के पास 7 कार्बन थे, अब ये क्या करेगा कि ट्रांसफर ऑफ 3 कार्बन फ्रैगमेंट टू फॉर्म सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू गिव फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. अब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज के पास 5 कार्बन होते हैं और एक फिर 4 कार्बन इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट बनाएगा. अभी पहले ही मैंने कहा था कि इसमें चेंजिंग ऑफ कार्बन नंबर एक दूसरे में चेंज होता रहता है, जहां पे जिसकी जरूरत होती है वहां से वो यूटिलाइज हो जाता है. तो ट्रांसअल्टोलेज क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है 3 कार्बन, सीडोहेप्टुलोज में से 3 कार्बन निकाल देगा तो 4 कार्बन बचेंगे, और तो क्या बन जाएगा, कार्बन इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, और हमारे पास 4 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है. और 3 कार्बन उसने ऐड कर दिया ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गए. जब now 7th step, again it is a transketolase reaction. अगेन इट इज एन ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन. इसमें फिर 2 कार्बन यूनिट जाइल्यूलोज का ट्रांसफर हो जाता है. ये सब इंटरचेंजिंग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट यू विद डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, बट वी हैव टू डील द स्टेप्स फर्स्ट. Now again 2 कार्बन यूनिट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट टू इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट टू फॉर्म फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट and glyceraldehyde. Fructose 6 carbon compound and glyceraldehyde 3 carbon compound. Now fructose 6 phosphate and glyceraldehyde ये दोनों मिलकर further metabolized by glycolysis TCA cycle. ये दोनों किसके, इसमें glycolysis में भी मिलता है. When you will study glycolysis, you can see that fructose ये further metabolized हो जा सकते हैं glycolysis में भी और TCA cycle में भी. Now this is the oxidative phase. ये ऑक्सीडेटिव फेज है. जो ऑक्सीडेटिव फेज कहाँ खत्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोज फॉस्फेट में. तो आप देख रहे हैं यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से व्हाट इज द एंजाइम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. ये magnesium, in the presence of magnesium ion and NADP is
कन्वर्टेड इनटू NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन। ठीक, ये पहला प्रोडक्शन हुआ NADPH का यहाँ पे, और यूज भी हुआ NADP यहाँ पे, और क्या बना 6-phosphogluconolactone, 6-phosphogluconolactone। नाउ दिस ग्लूकोनोलैक्टोन इज हाइड्रोलाइज अगेन, यहाँ पे पानी आ जाएगा तो क्या बनेगा 6-phosphogluconate। When you will go for structural तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, स्ट्रक्चर में जाएंगे तो आप देखेंगे कहाँ से पानी निकल रहा है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। इन नेक्स्ट अगेन दिस इज again dehydrogenase reaction is occurring, phosphogluconate dehydrogenase, the enzyme is phosphogluconate dehydrogenase, again one NADP is consuming and changing into NADPH and one molecule of carbon dioxide also occurring in the step में बताया था एक इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनता है पहले, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, तब क्या बनता है राइबोल्यूस 5-फॉस्फेट। तो दिस इज द ऑक्सीडेटिव पाथवे, यहां तक ऑक्सीडेटिव पाथवे है। अब ये आपका नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे, आप देख सकते हैं कितना इंटरचेंजिंग हो रहा है ये, इसीलिए थोड़ा वहां पे स्टेप में कंफ्यूजिंग लग रहा था। नाउ यू कैन सी राइबोलोज 5-फॉस्फेट, इफ इट इज एपीमेराइज्ड, अगर एपीमेराइजेशन हो रहा है तो क्या बन रहा है जाइलूज जाइलोज 5-फॉस्फेट, और एंजाइम अगर एपीमेराइज हो रहा है तो एंजाइम इज एपीमेरेज, अगर आइसोमेरिक रिएक्शन हो रहा है देन राइबोज 5-फॉस्फेट इज चेंज इनटू ribose 5-phosphate, ribulose 5-phosphate is isomerized into ribose 5-phosphate, then enzyme is known as isomerase. I have told you what is the difference between apimers and isomer. Now again these two क्या बना रहे थे कंबाइन, जाइलुलोज में से बताया था ना कि 2 कार्बन इसको दे देगा, तो क्या बन जाएगा सीडोहेप्टोलोज 7-फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये दोनों सीडोहॉप्स। अब ये दोनों फिर यूनाइट करके क्या बनाएंगे, एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे और एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे। इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। वैसे ही आप साथ साथ देख सकते हैं जाइलुलोज 5-फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 5-फॉस्फेट मिलाकर 2 ग्लिसरल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। उसके बाद ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना देंगे 3-3-6 कार्बन का फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। ये आपका स्ट्रक्चरल है, आप देख सकते हैं इट इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट स्ट्रक्चर, यहां से ये H निकल रहा है, यहां फॉस्फेट glucose 6-phosphate dehydrogenase, the enzyme is NADP is converting into NADPH and H plus ion. Here this is glucophosphogluconolactone, again it यहाँ पे यूज ऑफ वाटर हो रहा है, देख सकते हैं लैक्टोनेज, और क्या बना रहा है 6-phosphogluconate एंड नाउ 6-phosphogluconate dehydrogenase, ये मेन इंपॉर्टेंट यहाँ तक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। जब राइबोलोज 5-फॉस्फेट बन गया उसके बाद का जो भी रिएक्शन है दैट आर इंटरचेंजिंग, इंटरकन्वर्सिव 3 से 4, 4 7, 7 से 6, यही कार्बन एक आपस में इंटरचेंज कर रहते हैं, जिसकी जहां जरूरत होती है वहां से वो है। अब ये राइबोलोज 5-फॉस्फेट आइसोमेरिक होके राइबोज 5-फॉस्फेट बनाएगा और राइबोलो और जाइलुलोज 5-फॉस्फेट बनाएगा अगर एपीमर होगा तो। अब ये जाइलुलोज और राइबोलोज ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन बताया था मैंने, रिएक्शन नंबर 5 ये हो गया, रिएक्शन नंबर 6 हो गया ट्रांसकीटोलेज, जो कि 2 कार्बन अपना ट्रांसफर कर देता है तो सीडोहेप्टुलोज बनता है, सीडोहेप्टुलोज प्लस एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन। अब देखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कभी डिफर नहीं करेगा, 10 चल रहा है तो 10 रहेगा,
और उसके बाद फिर ट्रांस 7 रिएक्शन इज ट्रांस अल्डोलेज, जिसमें कि आपको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बन रहा है। और फिर अगेन लास्ट अगेन ट्रांसकीटोलेज, जिसमें 2 मॉलिक्यूल के आपको ग्लिसरल्डिहाइड बन रहे हैं, जो कि क्या बना देते हैं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, दिस इज एंड ये ग्लिसरल्डिहाइड, ये सब फिर अगर आपको जहां यूज हो ग्लाइकोलिसिस में वहां यूज हो जाएंगे। So this is about HMP shunt. Main it is the what it is the importance, इसका significance बहुत important है कि why ये एक parallel line क्यों चल रहा है। That it is unique in two important, because it generates two important thing, a pentose and a NADPH. So what are the importance of pentose? क्योंकि अगर इनको प्रोड्यूस करने के लिए अगर अलग से एक शंट साइकिल चल रही है तो देयर विल बी सम इम्पोर्टेंस, कुछ इम्पोर्टेंस तो होगा ही। तो इन HMP शंट हेक्सोज आर कन्वर्टेड इनटू पेंटोज, यहाँ पे देखा ना हमने, पेंटोज में हो गए, विच मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग राइबोज 5 फॉस्फेट, जो कि ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में काम करते हैं, तो यहाँ से ये यूज होगा। एंड दिस पेंटोज और इट्स डेरिवेटिव आर यूजफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स और DNA और RNA। एंड में जैसे कि ATP, NAD, FAD, कोएंजाइम में ये सारे जो है इनके फॉर्मेशन में ये पेंटोज शुगर फॉर्म होता है, इसीलिए इसका नाम है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ पेंटोज शुगर। और दूसरा अब NADPH का क्या इंपॉर्टेंस है, पहले ही बताया था, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉइड, फिर इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड आल्सो involving the enzyme glutamate dehydrogenase, फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग, मेन इंपॉर्टेंट इज द कि फ्री रेडिकल को ये खाता है या स्कैवेंज करता है तो आपके बॉडी की टॉक्सिसिटी को घटाता है। द फ्री रेडिकल्स दैट इज सुपर ऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आपके सेल को डैमेज कर सकते हैं, उससे ये बचाता है। आर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड इन ऑल सेल्स, ये फ्री रेडिकल्स कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होते रहते हैं, तो ये आपने एंटीऑक्सीडेंट का नाम सुना था, तो दैट इट इज एक्टिंग लाइक एन एंटीऑक्सीडेंट और एक्टिंग एज एन एंटीऑक्सीडेंट to kill these free radicals. This will destroy, free radicals क्या करेगा, this will destroy your DNA, protein, fatty acids and all biomolecules, पूरे मने और लास्ट में पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो the free radicals are inactivated by the enzyme system containing glutathione, यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस आती है जो हमने बीच में देखा था, वहां पे ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है, रिडक्टेज, जो कि फ्री रेडिकल्स को इनएक्टिवेट करता है। इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, ये इरिथ्रोसाइट के मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। NADPH is required to RBC to keep the glutathione in the reduced state. In turn, glutathione will detoxify the peroxide. अगर उसको reduced में नहीं रखेगा, in turn reduced glutathione will detoxify the peroxides and free radicals formed, जो RBC के अंदर free radicals बनेंगे उसको ये रिड्यूस्ड करता जाएगा, तो आपका जो ये RBC की मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी है उसको ये इंटैक्ट रखेगा। फिर NADPH, glutathione and glutathione reductase together will, ये तीनों मिलके NADPH, glutathione and glutathione reductase, ये तीनों मिलकर, यहाँ NADPH की जरूरत हुई ना, अगर ये नहीं हो तो हमारा फिर प्रॉब्लम होगी, will preserve the integrity of RBC membrane, ये RBC मेम्ब्रेन को इंटीग्रल रखने में मदद करता है। प्रिवेंशन ऑफ मेट हेमोग्लोबिन, मेट हेमोग्लोबिन में क्या होता है कि उसको फेरस स्टेट में रहने, NADPH also required to keep the iron of hemoglobin in the reduced ferrous stage to prevent the accumulation of met hemoglobin. मेट हेमोग्लोबिन अगर फेरस स्टेट में चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा कि मेट हेमोग्लोबिन कैनॉट, अगर फेरस स्टेज में ऑक्सीजन रहेगा तो वो हीमोग्लोबिन कैरी नहीं कर पाएगा और एनीमिया सिम्टम्स आ सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स जो हम लोग खा रहे हैं उसमें बहुत फ्री रेडिकल्स और ये सब निकलते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द ड्रग्स एंड द अदर फॉरेन सब्सटेंसेस आर डीऑक्सीफाइड बाय लीवर माइक्रोसोमल P40 एंजाइम्स विद द हेल्प ऑफ NADPH। ये NADPH अगेन इट इज एन इम्पॉर्टेंट
आपका जो ड्रग्स, मान लीजिए कोई दवा खा रहा है या फिर सप्लीमेंट के रूप में भी देखिएगा, कोई डॉक्टर्स एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत लिखते हैं। अगर बहुत सारी दवाएं लिखते हैं तो साथ में एक एंटीऑक्सीडेंट लिखते हैं। व्हाई? दिस इज द नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट अकरिंग इन आवर बॉडी। ये लेंस ऑफ आई को भी इंटैक्ट रखता है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ NADPH इज सीन इन द लेंस ऑफ आई। आई लेंस को ये इंटैक्ट रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है NADPH। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, तो इसके लिए NADPH का फॉर्मेशन या सिंथेसिस बहुत जरूरी है। देयरफॉर दिस शंट साइकिल इज प्रोड्यूसिंग NADPH। NADPH इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिजर्विंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Macrophages bactericidal activity. NADPH is also required for the production of reactive oxygen species or macrophages to kill bacteria. Availability of ribose. Ribose sugar को देकर ये ribose and deoxyribose are required for the DNA and RNA synthesis. अभी पहले भी बात करी कि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में राइबोज सुगर का राइबोज इज also necessary for nucleotide coenzymes. Coenzymes बनाने में भी मदद मिलता है। Reversal of non-oxidative phase is present in all tissue by which ribose could be made available. राइबोज वो बार बार इंटरचेंज होता रहता है, therefore राइबोज जो शुगर है वो रिवर्सल नॉन ऑक्सीडेट का जब रिवर्सल फेज आता है तो राइबोज बनता है जो कि अवेलेबल कराता है सेल्स में। एटीपी कहीं पे एटीपी हमने देखा यूज नहीं हुआ है इन HMP शंट। तो सेल्स डू नॉट यूज द शंट पाथवे फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ये नहीं है। मेनली क्या प्रोडक्शन के लिए है? NADH और राइबोज शुगर के लिए। अब नाउ हु इज रेगुलेटिंग दिस HMP शंट? The entry of glucose 6-phosphate into the pentose phosphate pathway. जो ग्लूकोज 6-phosphate जो पहला था वो वहां से ग्लाइकोलिसिस से निकल के PPP में घुसने के लिए कौन कंट्रोल करता है? इज कंट्रोल्ड बाय द सेलुलर कंसंट्रेशन NADH. अगर सेल में NADPH का कंसंट्रेशन कम होगा देन इट विल फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ ग्लूकोज फास्फेट इनटू HMP शंट। क्लियर? अगर सेल में कंसंट्रेशन NADPH का कम है दैट मींस वी नीड NADPH एंड फॉर दैट दिस ग्लूकोज 6-phosphate जो है जो ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में आ रहा था दैट विल अपना वो रास्ता बदल के और HMP शंट में यूज होगा। NADPH is strong inhibitor of glucose 6-phosphate dehydrogenase जो कि ग्लाइकोलिसिस में देखने को मिलता। सॉरी, NADPH is used in various pathway. अभी देखा हमने कि जब इसके फंक्शन में देखा कि कहाँ बहुत जगह यूज होता है। Inhibition is relieved and the enzyme is accelerated to produce more NADPH. और ये NADPH जो इनहिबिशन रखता है, जो इनहिबिट करके रखता है एंजाइम को, वो NADPH के प्रेजेंटेशन में इनहिबिशन खत्म हो जाता है और एंजाइम एक्सीलरेट होता है। The synthesis of glucose 6-phosphate dehydrogenase is induced by the increased insulin. ये इंसुलिन या ग्लूकागोन रेशियो पर भी डिपेंड करता है बिकॉज ग्लूकोज इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, द हार्मोन इंसुलिन and glucagon, because these two hormones regulate the concentration of sugar in blood. So there are some disease also. अगर glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, अगर glucose 6-phosphate dehydrogenase नहीं रहेगा तो ये साइकिल स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। It is an inherited sex-linked disease है। It is more severe in RBC होता है। Decrease activity of glucose 6-phosphate dehydrogenase उसका शॉर्ट फॉर्म है। ये impairs the synthesis, ये साइकिल में नहीं होगा तो NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा। दिस रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ मेट हेमोग्लोबिन। अभी पहले हमने बात की थी कि मेट हेमोग्लोबिन का एक्यूमुलेशन होगा और मेट एक्यूमुलेशन होगा तो इरिथ्रोसाइट लीड्स टू हीमोलिसिस और इरिथ्रोसाइट सेल्स रप्चर होने लगेंगे। दिस इज द समरी ऑफ
this GNP, HMP shunt. You can see once again, I can repeat. It starts with glucose 6-phosphate. The enzyme is glucose 6-phosphate dehydrogenase. इसी एंजाइम की कमी होने से अभी जो हमने डिजीज पढ़ा वो हो सकता है. Here 1 NADP is converted into NADPH, या production of NADPH occurs here, and then 6-phosphogluconolactone is formed. Here one water molecule is used, and the enzyme is gluconolactonase, and 6-phosphogluconate is formed. Now here again 1 NADPH is forming. NADPH यहाँ पे यूज हो रहा है, और 6-phosphogluconate dehydrogenation reaction है, इसलिए always dehydrogenase, and it is producing ribose 5-phosphate, and this is the oxidative phase. यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेटिव फेस है. और ये जो इंटर रिवर्सिबल रिएक्शंस है जिसमें 4 से 6, 6 से 7, 7 से 4, ये आपस में कार्बन नंबर के इंटरचेंज हो रहे हैं. राइबोलोज फास्फेट का अगर आइसोमेरेज होता है तो राइबोज 5-phosphate बनता है. अगर एपिमेराइजेशन होता है तो जाइलुलोज फास्फेट बनता है. ये दोनों मिलाकर ये जाइलुलोज 2 कार्बन इसको दे देगा तो सीडोहेप्टुलोज 7-phosphate बन जाएगा, और इसके पास 3 कार्बन बचेंगे तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 6-phosphate होगा. फिर उसके बाद ट्रांसअल्डोलेज रिएक्शन होगा जिसमें फ्रुक्टोज 6-phosphate प्लस इरिथ्रोज 4-phosphate बनेंगे, और ये ग्लाइकोलिसिस में से यूज हो सकते हैं. ग्लाइकोलिसिस में ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. ग्लाइकोलिसिस में इससे भी जा सकता है. ग्लाइकोलिसिस से फ्रुक्टोज फॉस्फेट यहाँ भी इस पाथ में भी आ सकता है. और फिर इरिथ्रोज 4-phosphate और जाइलुलोज 5-phosphate मिलके ट्रांसकीटोलेज. अब बार बार बोला था कि यहाँ ट्रांसकीटोलेज, ट्रांसअल्डोज और फिर कीटोलेज, यही रिएक्शन रिपीट करते रहते हैं. तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate प्लस फ्रुक्टोज 6-phosphate, ये दोनों भी ग्लाइकोलिसिस से जा सकते हैं और आ सकते हैं. दिस इज अबाउट HMP शंट और ग्लूकोज फॉस्फेट. Thank you everyone.